हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं, जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है, पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, सेकंड टेस्ट के मॉक टेस्ट को। तो ये कहाँ मिल जाएगा नए स्टूडेंट्स के लिए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिल सकते हैं। तो ये रहा इसका पता, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करना है और आपको इंस्टॉल कर लेना है ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल मिला करके 60 मॉक टेस्ट में अवेलेबल करवाने वाला हूं, जिसमें कि सीक्वेंस में क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति बेसिक प्रिपरेशन कर चुका है तो ये टेस्ट उसके लिए जो है वो सबसे बेस्ट होंगे, क्योंकि इन टेस्ट में मैंने परसेंटेज से लेकर के, नंबर सिस्टम से लेकर के, CI SI और भी ग्राफ, जो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे लिए हैं। आप वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये इंस्टॉल कर लेना है और टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये है सेकेंड टेस्ट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, शुरुआत करता हूँ अब मैं एक्सप्लेनेशन की। और बहुत बढ़िया, आपको पहले ही क्वेश्चन में मैं एक मेथड सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये है, प्रश्न पढ़ते हैं हम हर बार की तरह। 2 बार में, एक बार में प्रश्न पढ़ूंगा, एक बार फिर मैं करवाने के लिए पढ़ाऊंगा आपको। तो एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 1815 रुपए प्राप्त होता है। तो आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पूछा गया है मूलधन, जबकि दिया क्या है, मिश्रधन। दर दी है, समय दिया है। तो बकायदा शांति से जो है आप इस क्वेश्चन को एक एक लाइन को पढ़ के करेंगे। 10% आपको दर दी है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो मैं आपको ये चक्रवृद्धि का चैप्टर करवा चुका हूं। देखिए, दर 10% है का मतलब आपको 10 रुपए का एक साल में कितना मिलेगा, 11 रुपए। ऐसा कितने साल तक होगा, 2 साल तक। तो ये आपको इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर हो गया ये 100 और ये हो गया 121, यानी कि 2 साल में आपका 100 रुपया 121 रुपए में बदल जाएगा। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो हमारे लिए ध्यान देना कि यहाँ पर मिश्रधन जो है वो 1815 रुपए है। कितना है मिश्रधन? मिश्रधन है 1815 रुपए। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि तेरे वाला मिश्रधन बराबर मेरे वाला मिश्रधन, यानी कि 121 बराबर होगा 1815 के। इस प्रकार से आप एक का वैल्यू निकाल लोगे, जो कि होगा 1815 बटा 121। अब आपको मूल रूप से क्या चाहिए, मूलधन आपको चाहिए। निवेशित मूलधन कितना है, तो आपके लिए मूलधन कितना है, यहाँ पर आपके लिए मूलधन है 100। तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक जो करने आया है, बिल्कुल गलत जगह आ गए हो। पहले बेसिक चैप्टर कंप्लीट करके आओ, फिर तब जाके समझ में आएगा जो मैं समझा रहा हूँ। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ एक बराबर इसको सॉल्व करना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि और कोई चीज सीखना। तो मैं अब आपको एक मेथड समझाने वाला हूँ, और उस मेथड का नाम क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको उसको करने का तरीका बता देता हूँ। आपको इस मेथड में क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ना है। तो ध्यान देना है कैसे जोड़ोगे। 1 2 3, 3 और 1 4, तो बटे में क्या आ गया 4। ऊपर के सभी अंकों को जोड़ना है। ध्यान देना है, इसमें एक विशेष बात रहती है कि जब भी आप कोई 2 अंकों को जोड़ें और 9 आ जाए तो आप उसको जोड़िएगा मत, ठीक है, क्योंकि अंत में जाकर के सम बराबर बनेगा। ठीक है, तो 8 और 1 9, 9 बन गया तो मैंने इसको नहीं जोड़ना है। 5 और 1 6, तो ऊपर लिख देना है 6। गुणा में 1 0 0, तो इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 1 बनेगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना कि यहाँ पर 4 को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये 1.5 बनेगा, और फिर 1.5 को मैं जोड़ूंगा यानी कि 1 और 5 को, तो ये बनेगा 6। इस मेथड को कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम मेथड, यानी कि जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको आप जोड़ते चले जाइए, अंत तक जोड़िए, जब तक कि आप एक डिजिट पर नहीं पहुंच जाते, आखिरी डिजिट पर नहीं पहुंच जाते। और हम कहां पर आ गए हैं, 6। 1.5, यदि मैं यहाँ पर रुक गया हूं तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि 1.5 को हमने जोड़ा, 5 और 1 6। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे।
तो बोले सर इससे आपको क्या फायदा मिला? अब कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शंस को ट्राई करना है और जो भी संख्या अंत में जुड़ने पर आपको 6 दे देगी वही आंसर होगा। चेक करते हैं। देखो पहली बात तो जो भी संख्याएं मिल करके 9 बना रही है उसको छोड़ देना है। तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो भैया ये तो जोड़ने पर कुछ भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब आखिरी में जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 5। और ध्यान देना आपका डिजिटल सम कितना आया 6, जबकि इस ऑप्शन का डिजिटल सम क्या आ रहा है 5, मतलब आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बड़ा सरल दिख रहा है, 5 और 1 6, ये बन गया सर 6, यही मेरा सही आंसर है। बस इतना ही करना था, कैलकुलेशन करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, यही इसका सही आंसर होगा। आप बेसिक कैलकुलेशन करके देख लेना, 1815 को 121 से डिवाइड करोगे तो 1500 ही आंसर आएगा। तो इसको कहते हैं डिजिटल सम मेथड। यदि आपको ये डिटेल में सीखनी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि डिजिटल सम मेथड काम कैसे करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रश्न है ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है और सी की आयु की आधी है, यदि उनकी आयु का योग 120 है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन है, अब मैं इसको करके बता रहा हूं। ध्यान देना, पहली लाइन में कहा ए की आयु बी की आयु की क्या है तिगुनी है, मतलब यहाँ पर बी और ए में रेशो क्या है, तो यहाँ पर बी और ए में रेशो है, ए की आयु तिगुनी है तो बी 1 अनुपात में हो गया और ए 3 अनुपात में हो गया। आगे कहा गया और सी की आयु की आधी है, मतलब किसकी बात हो रही है ए की, तो यहाँ पर मैंने ए को ऊपर रखा सी को नीचे रखा, और ए की आयु सी की आयु की क्या है आधी है, मतलब कि ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। देख लो आप, जो मैंने मैथमेटिक्स किया है अभी वो लिखा हुआ है सामने शब्दों में। अब मैंने ऐसे ही रेशो क्यों लिखा, क्योंकि ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां पर ए नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर आना चाहिए। इस प्रकार से बी, ए और सी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 3, ये पहला बी और ए का रेशो हो गया। अब ए बीच में इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले अनुपात में 1 और ये 2 आ जाएगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया है ना। ये 1 को गुणा करूंगा, यहां से इन दोनों को गुणा करूंगा, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, तो ये हो गया अनुपात, किसका अनुपात बी, ए और सी का। अब आप क्या करेंगे, तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 बराबर में 120, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 1 बराबर 12। आपको किसका मान चाहिए ए का, तो ए किस अनुपात में है 3 के अनुपात में, आप 3 का गुणा करोगे 12 तिया 36, ये इसका सही आंसर आ गया है। ये रहा सही आंसर, ए की आयु वर्ष में 36 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है क्योंकि ये औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहली 10 संख्या का क्या निकालना है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, सॉरी माध्य। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, n प्लस 1। ध्यान देना, 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य, एक सेकेंड, ये होता है पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये है कॉन्सेप्ट बेसिक, माध्य यानी औसत निकालने का। यहाँ पर कितनी संख्याएं बोली हैं 10, प्रथम 10, तो n का वैल्यू कितना हो गया 10, तो 10 और 1 11, 10 की जगह पर n की जगह पर 10 रख दिया, n की जगह 10 रखूंगा तो 20, 20 और 1 21, ये हो गया 21 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। तो सिंपल सा इसको कैंसिल करूंगा, कैसे करूंगा, 3 से कैंसिल करूंगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 77 बटा में 2। बड़ा सरल क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 77 बटा में 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से पढ़ना है हमको कि सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, कम है। ओके, अनिल कालका पहुंचता है तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू कर देता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है, तो सचिन की चाल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना है, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है ये, इसमें आपको बेसिक चीजों को फॉलो करना है। कैसे, ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात,
यहां पर आपको पहली लाइन में कहा सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते। ये इस लाइन को समझना, एक ही समय पर, क्योंकि इसी की आगे भूमिका बनेगी। तो मैंने माना कि कालका, मैंने यहाँ पर सी फॉर चंडीगढ़ ले लिया और यहाँ से यहाँ पर के फॉर कालका। अब दोनों जब चलते हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। पहले तो ये बोला गया। अब बोला क्या गया कि सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, कम है। ध्यान देना, सचिन की चाल कम है, अनिल की ज्यादा, तो मैंने कहा अनिल माइनस सचिन की चाल में 6 किलोमीटर का अंतर है। अब ध्यान देना, ए फॉर अनिल, एस फॉर सचिन हो गया। अब ध्यान दो कि यहाँ पर दो अननोन हो गए हैं, तो आप इसको एक अननोन में बदल दो। तो मैंने एस यानी सचिन की चाल को क्या माना, एक्स। तो अनिल की चाल क्या हो जाएगी, अनिल की चाल हो जाएगी 6 + x। इसमें कोई बेसिक चीज है और कुछ भी नहीं है। अब आपसे आगे कहा गया अनिल कालका पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि भाई अनिल की चाल यहाँ ज्यादा है, ये बात हमको समझ में आ रही है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चल देता है और मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो सचिन से मिलता है। अब ध्यान देना कि यहां से उसने चलना शुरू करा और वो कालका पहुंच गया, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली, 50 किलोमीटर। अब वो वापस मुड़ गया और वापस मुड़ने पर फिर वो वापस कितने किलोमीटर आ चुका था, 20 किलोमीटर। ये रहा 20। अब यहां पर आते वक्त इस जगह पर उसको दूसरा व्यक्ति मिला है जो कि है सचिन। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो अनिल है वो टोटल कितना किलोमीटर चल चुका है, तो सर 50 किलोमीटर गया था और 20 किलोमीटर वापस आ गया। टोटल मिला करके वो कितने किलोमीटर चला है, तो हम कहेंगे सर अनिल टोटल मिला करके 70 किलोमीटर चल चुका है। अब ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं सचिन की। सचिन कितना किलोमीटर चला है, आप ये कहोगे कि सर जब वो वापस आ रहा था तो अनिल 20 किलोमीटर दूर मिला है कालका से, तो बाकी बची हुई दूरी कितनी रह जाएगी, 30 किलोमीटर। यानी सचिन जो है वो 30 किलोमीटर चल चुका था उस वक्त तक, क्योंकि वो धीमा चल रहा है। तो बोले सर इसका क्या फायदा मिलेगा। अब मैं आपको प्रश्न में छुपी हुई एक बात बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान देना, मैंने लिखा d1/s1 बराबर में d2/s2। तो आप कहेंगे सर आपने ये क्यों लिखा, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज समझा दूं। यहां पर दोनों ही व्यक्ति जो है उनका समय क्या है, पहले और दूसरे वाले व्यक्ति यानी अनिल और सचिन का समय जो है वो समान है। तो आप कहेंगे सर समय कैसे समान हुआ, देखो दोनों, इस लाइन को समझना, इससे आप समझ जाओगे। एक ही समय से चलना शुरू करते हैं, मतलब ये हुआ कि जब वे एक स्थान से निकले तो दोनों ने साथ में चलना चालू करा। हाँ, एक धीमा चल रहा है और एक तेज चल रहा है, लेकिन दोनों चल तो रहे हैं, मतलब दोनों के लिए समय समान है। बस यही इस प्रश्न का तर्क था, जिसके आधार पे मैंने कहा कि जब समय समान होता है तो कॉन्सेप्ट होता है d1/s1 d2/s2। अब ध्यान दो कि हमको इसमें ये क्वेश्चन को कैसे बेसिक तरीके से करना है। अब जो चीज मैं आपको बता चुका हूं वो है, जो डेटा मेरे पास में है वो डेटा क्या है, सर मेरे पास d1 है, हाँ है अनिल का, अनिल 70 किलोमीटर चलता है। सर अनिल की चाल क्या है, मैंने पहले ही निकाल के बता दी, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 6 + x, तो ये 6 + x अनिल की चाल हो गई। दूसरी दूरी किसकी आएगी, सचिन की। सचिन कितना किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर, और वो कितनी चाल से चलता है तो आपने उसको पहले ही x मान लिया था। यदि आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है कहां पर माना था, तो ये देखो मैंने ऊपर लिख के बताया था पहली ही लाइन में, a - s, s = x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर बेसिक सॉल्व करना है, बेसिक सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो ये 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये x 7 से गुणा हो जाएगा, 7x आ जाएगा। ये 6 + x 3 से गुणा हो जाएगा, तो 6 × 3 = 18 और +3x। 7x में से 3x जाएगा तो 4x = 18, और 4 से कैंसिल करोगे तो 4 × 4 = 4 × 16.5। ये आपका जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर आ जाएगा। और वो दिख रहा है, ये दिख रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बेसिक से इसलिए समझाया, शांति से इसलिए समझाया कि प्रश्न का लॉजिक समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है।
इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय किए जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। ध्यान देना है, आपको निकालना क्या है, दूरी की गणना करना है। एक्चुअली ये मात्रक जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ गए हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी दी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मात्रक बड़ा है, आपसे आंसर भी बड़े में पूछा गया, लेकिन क्योंकि आपको समय सेकंड में दिया गया है इसलिए इसको आप 5/18 से गुणा कर दो, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। इसका मतलब ये हो गया कि आपने अभी तक जो किया वो ये था कि पर्टिकुलरली इसको आपने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब आप इसको समय को सीधे 64 सेकंड में रख सकते हो। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 9 दूनी 18, नपा 45, पच्चम 25, 2 से ये कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, ये 32 बार। अब आपको क्या करना है, दूरी निकालना है। दूरी हो जाएगी 32 बटा में 25, है ना। 32 गुणा में 25, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे 32, ये आ गया 32, ये रहा 32 और ये ऊपर पचम 25 है, इस वजह से इससे नीचे से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। 32 को 25 से गुणा करोगे, सिंपल सी बात है कि आप इसको 4 से काट दो 8 और ये हो गया 800। अब ये ध्यान से समझना, आपको ये जो आंसर आया है ये किस में आया है, मीटर में। और यदि ये मीटर में आया है तो आप 800 को यदि 1000 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 0.8 किलोमीटर इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन में आपको पता चल गया है। ध्यान दीजिए, मैं गति पे काम नहीं कर रहा हूँ, स्पीड पे काम नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को उड़ाने पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम चलने पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। आप क्वेश्चन को बाद में उड़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल बताओ। नाव एवं धारा का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको x का वैल्यू दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग में इसको हमेशा शांत जल में नाव की चाल को x लेता हूँ। इसके बाद में आपसे जो पूछा गया है वो y की वैल्यू पूछी गई है। आपको प्रश्न में कहा गया धारा की दिशा में यानी अनुप्रवाह में यानी डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पर चाल क्या हो गया, धारा की दिशा, यानी कि इसको हम x प्लस वाई कहेंगे। दूरी कितनी है 28 किलोमीटर और 2 घंटे 20 मिनट को हम घंटे में लिखेंगे 20 बटा में 60, क्योंकि 20 मिनट को मैंने घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। 20 एकम 20, 20 तिया 60, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 28 बटा में, ध्यान देना 2 तिया 6 और 1 7, 7 बटा में 3। 7 से मैं कैंसिल करूंगा, 7 चौक 28 और 3 को ऊपर गुणा कर दूंगा तो x प्लस वाई बराबर 4 तिया 12। तो यहाँ पर मैं जानता हूं कि x प्लस वाई यानी डाउन स्ट्रीम में जो चाल होगी वो x प्लस वाई 12 होगी। मुझे x की वैल्यू दी हुई है 11, तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही चीज का आंसर रहेगा। आंसर आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया है फॉर्मूले बेस्ड पर कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो करणी 3/4a² होता है और उसको डिवाइड करना है आपको वर्ग के क्षेत्रफल से जो कि a² होता है। a² से a² कैंसिल हो गया तो आंसर सीधा आ गया करणी 3/4। ये आंसर है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो करणी 3/4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अब ध्यान देना, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये कहा कि 1000 और 3000 के बीच में पता करनी है, तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए
कि 1000 के अंदर अंदर कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी कट जाएगी। तो आप इसको 7 से कैंसिल कर दीजिए। 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया 2 और 2 बच गया तो यानी कि 20 और 7 दूनी 14, यानी 142 संख्याएं हैं 1000 के अंदर अंदर जो 7 से कट जाती है। फिर से देख लेते, 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14। इसके बाद में अब ये देख लो कि 3000 है ना, अब आप ये देख लो कि 3000 के अंदर अंदर कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएगी। तो 7 चौक 28 बच गया 2, 2 बच गया यानी कि 7 दूनी 14 बच गया 6, 7 8 56, यानी कि 428 संख्याएं हैं 1 से लेकर के 3000 के बीच में जो 7 से कट जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, 428 में से 142 को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 8 में से 2 गई तो 6, 12 में से 4 गई तो 8 बच गई और 3 में से 2 गई तो यहाँ पर बच जाती है 2 में से 3 में से 1 गई, 3 में से 1 गई तो 2 बच गई। 286 इज द राइट आंसर, दिख भी रहा है सही आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो सीधे ये सोचते हैं कि 1000 और 3000 का अंतर कितना है, 2000। तो वो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2000 रखेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे और आंसर गलत आएगा, चेक कर लेना। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एक एक करके आंसर निकालो, क्योंकि आंसर सिर्फ बारीकी में इधर उधर हो जाता है। हो सकता है कि वो आंसर ये भी देता है कि 285। जब आप 2000 को ध्यान देना, जब आप 2000 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 285। फिर आप आंसर ढूंढते रहोगे, ये गलत हो जाता है। इसीलिए एक एक करके पहले घटाओ और फिर डिवाइड करो, फिर डिवाइड करने के बाद घटाओ, ये है सही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में 10A + 10B + 10C का मान ज्ञात करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप इसका तर्क जानते हो, इसका तर्क जानते होगे तो आंसर लगा दोगे 10A × 10B × 10C। मैं बेसिक करके भी बताऊंगा कि कैसे आएगा ये, लेकिन अभी इतना समझ लो कि किसी त्रिभुज में यदि कहा गया है 10A + 10B + 10C, यानी कि ये रहा त्रिभुज, इसमें ये A है, ये B है और ये C है, कोणों के हिसाब से तो 10A + 10B + 10C 10A × 10B × 10C होता है। अब ये होगा कैसे ये भी समझ लो। देखो यहाँ पर क्या कहा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि A, B और C के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इस प्रकार से यदि मैंने कहा A + B = हो जाएगा 180 - C, आ रहा है समझ में। इसके बाद में दोनों तरफ यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10A + B, ठीक है, = 10 180 - C। अब 10A + B का फॉर्मूला होता है 10A + 10B अपॉन में 1 - 10A × 10B = यहाँ पर 10 180 - C का मतलब क्या हो जाएगा, -10C। अब ये आपको नहीं पता है तो सिर्फ सुनते चले जाओ, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि अगली बार क्वेश्चन आ जाए तो ये तर्क समझ लेना, वरना करने का तरीका भी बता रहा हूँ। ये नीचे वाली राशि ऊपर गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा 10A + 10B = देखो ये गुणा होगा तो ये पहले -10C किससे गुणा होगा, 1 से, तो ये आएगा -10C। इसके बाद में -10C गुणा होगा किससे, -10A 10B से, तो ये हो जाएगा +10A × 10B × 10C। अब ये -10C को आप इधर ले जाइए तो 10A + 10B + 10C = हो जाएगा 10A × 10B × 10C। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा 10A + 10B + 10C कैसे हो गया 10A × 10B × 10C, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना है, तल 3x - 4y - 2z = 6 द्वारा निर्देशांकों अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड क्या होंगे। प्रश्न अंतःखंडों पर है। इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं लिख के बताता हूं, पहले सॉल्व करूंगा फिर आपको इसका बेसिक बताऊंगा कि कैसे आपको इसको करना है। 3x है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -4y माइनस में 2z बराबर में 6। अब आपको क्या करना है, इस 6 के स्थान पर 1 लाना है और x, y और z के गुणनखंड को 1 बनाना है। कैसे, ध्यान दो, 3x/6, ठीक है,
-4y/6 -2z/6 बराबर 1। तो पहले तो आप इसका 1 ले आए, ये 1 कैसे आया समझ गए, 6 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। अब आपको इसको 3 से काटना है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इसके बाद में आपके पास में x/2 बच गया, माइनस y को आपको 1 बनाना है तो 2 को बटे में ले जाओ 3 के, तो y/3/2 और माइनस में z/3 इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर आ चुका है। बटे में लिखी हुई x, y और z के बटे में लिखी हुई संख्याएं ही आपका आंसर होगी। 2 -3/2 और -3 चिन्ह के साथ। ये कहीं पर आपको दिख रहा है क्या ऑप्शन? बिल्कुल दिख रहा है, 2 -3/2 और 3। अब आपको मैं बता देता हूं इसका बेसिक, ध्यान दीजिए। निर्देशांकों अंतःखंड की इक्वेशन जो होती है वो होती है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। इसीलिए मैंने कहा था कि 6 को आपको, जो 6 है उसको आपको 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 आना चाहिए। x, y, z के गुणनखंड 1 होने चाहिए और जो बटे में संख्याएं आती हैं चिन्हों के साथ वही अंतःखंड के मान होते हैं। तो ये बेसिक चीज आप याद रखिएगा आगे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है कि यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OD BC पर लंब है तो कोण BOD का मान ज्ञात करो। ये बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये लॉजिक समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। मैं इसको अपने हाथ से ही बना देता हूँ, बन तो नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, पहले तो आप इसको समझिए कि उसने लॉजिक क्या बोला है। तो पहले मैं वृत्त बना रहा हूं क्योंकि त्रिभुज बनाना बाद में संभव हो जाएगा। ये रहा एक त्रिभुज और उसके बाहर बने हुए सभी बिंदुओं से निकलता हुआ एक वृत्त, उसको कहते हैं परिवृत्त। और परिवृत्त का जो केंद्र होता है उसको कहते हैं परिकेंद्र। तो ये उस सर्कल का सेंटर है जो कि उस त्रिभुज से बना है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये A है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये जो कोण है, ये जो कोण है और ये कोण है, ये 3 कोण होते हैं ABC। आपको कोण A पर प्रश्न आ रहा है, A पर। तो यहां ध्यान दीजिए, जब आप B को केंद्र से और C को केंद्र से मिलाते हैं तो एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है जिसको मैं बाहर बना के बता देता हूं। और ये त्रिभुज का एक सॉलिड रूल होता है। क्या होता है कि यहां पर यदि आप कभी ऐसी आकृति बनी देखें, सेंटर से होती हुई ये लाइन जाएगी दोनों, तब ये A, ये रहा B और ये रहा C, तब ये वाला जो कोण होता है इसको आप कोण A कहेंगे। और ये जो कोण होता है सेंटर पर, इसको आपको 2A कहेंगे। यानी कि जो बीच में जो कोण बनता है दो बिंदुओं से निकलता हुआ, जो सेंटर पे जाके रुकता है, वो दुगना होता है सामने वाले कोण के रिगार्डिंग। एक और चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कभी भी आप बोलो सर कोण B पर आ गया तो क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये रहा त्रिभुज, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। यदि आप A और C को आगे बढ़ाएंगे कहां तक, सेंटर तक, ठीक है। और यदि ये कोण B है तो ये जो कोण B होगा तो ये जो हो जाएगा ये 2 कोण B हो जाएगा। ऐसा ही C के साथ में भी होगा। तो अब आपको क्या करना है, ये देखो ये परिवृत्त जो बना हुआ है, इस परिवृत्त को आपको विचार करना है, ठीक है। परिवृत्त को आपको विचार करना है। और यहां पर ये जो परिवृत्त की बात है तो ये कोण हो गया A। बोले सर हमसे तो पूछा गया है कि आगे, पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ के बता देता हूं और थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया कि सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन प्रश्न में कहा गया कि इस परिवृत्त OD, इस परिकेंद्र में OD BC पर क्या है, लंब है। यानी कि ये जो O है, यहां से मैं एक लंब खींचूंगा D तक जो कि BC पर क्या होगा, लंब होगा। इस प्रकार से आपको यहां पर पूछा गया BOD का मान, यानी ये B, ये O और ये BO और ये D, सॉरी ये C मैंने लगा दिया D, यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। अब ध्यान दो, ये जो कोण था जो मैंने अभी आपको बताया है, यहां पर ये जो कोण था, ये जो कोण था, ये कोण 2A कोण है, 2A मतलब इसका मान है। अब मेरी बात सुनिए,
कि यदि मैंने इसको बीच से डिवाइड करा तो ये कोण दो बराबर भागों में बंट जाएगा, और यदि दो बराबर भागों में बंट जाएगा तो मेरी बात समझिएगा, एक सेकेंड, कभी कभी सिस्टम मेरा जो है वो मेरे को बड़ा परेशान करता है, कोई बात नहीं। ये रहा कोण ए और ये रहा कोण ए, मतलब कि ये दो कोण, अब ये रहा ओ, ये रहा डी उस वृत्त के अंदर, तो बी ओ डी का मान कितना हो जाएगा, कोण ए। अब देख लो यहां पर कहीं पर ये आंसर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, कोण ए जो है वो आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो कोण ए मान कैसे आया, किसी भी त्रिभुज में सामने वाला कोण जो होगा कोण ए और उसके सेंटर पे बनने वाला उससे दुगना, उसका आप आधा करोगे तो उसका मान सामने वाले कोण के मान के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पाई चार्ट पर है, इसलिए इसको बड़े शांति से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, शांति से हम इसको पढ़ेंगे। पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि निम्नलिखित वृत्तीय ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जो किसी विशेष वर्ष के दौरान पड़ोसी देश से आयात किए गए विभिन्न उत्पादों पर किसी देश के व्यय को दर्शाता है, और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यदि उस वर्ष के, ये प्रश्न अब चालू होता है कि यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र, टेक्सटाइल और अनाज, सीरियल्स के आयात पर व्यय की गई राशि 2 करोड़ थी, तो उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न उत्पादों पर कुल उत्पादों के आयात पर कुल कितनी राशि लगभग खर्च की गई यानी व्यय की गई। अब ये कब होगा आपसे, जब आप पाई चार्ट को अच्छे से देखोगे। तो अब मैंने थोड़ा सा पाई चार्ट के ऊपर ध्यान देना है। देखो आपको क्या कहा गया, लॉजिक समझो। ये यहाँ पर ये सी है और ये रहा टी, टी फॉर टेक्सटाइल, सी फॉर सीरियल्स। आपको ये जो पहली बात, तो ये जो पूरा सर्कल दिया गया है ये डिग्री में दिया गया है, मतलब एक एक हिस्सा डिग्री में दिया गया है। तो पहला वाला हिस्सा जो है वो सीरियल का है 64 डिग्री का, और दूसरा वाला हिस्सा जो है वो 58 डिग्री का है टेक्सटाइल का। अब आपको ये कहा गया कि टेक्सटाइल और सीरियल मिल करके 2 करोड़ बनता है, तो आपको डिग्री में भी उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 64 को आप 58 से जोड़ दीजिए, तो 8 और 4 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 5 11 और 1 12, यानी कि 112 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 करोड़ के बराबर होगा। इसके बाद में आपसे बोला गया कुल कितनी राशि व्यय की गई, तो ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री के बराबर होगा। अब आप एक काम करिए, 1 डिग्री का मान निकाल लीजिए जो कि आ जाएगा 2/112। अब आप क्या करिए, आपको कुल मान निकालना है, तो आप दोनों तरफ 360 का डिग्री का गुणा कर दीजिए, तो 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 2, 112 बटे में आ गया, जस्ट सेकेंड, 112 बटे में आ गया, और 360 इसमें मैं गुणा करूंगा, 2 से काटूंगा, 112 को 61 बार। तो आप कहोगे सर 360 को 61 से मुझे डिवाइड करना है। आपको मैं एक बात बता दूं, 360 को आप 61 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे सर 61 तो प्राइम नंबर होता है। आप अप्रोक्सीमेशन लगाओ, अप्रोक्सीमेशन में इसको आप 60 मान सकते हो। इसका मतलब 0 से 0 कैंसल, 6 से 36 कितनी बार कटेगा, 6 बार। लेकिन ध्यान देना ये 61 है, यानी ये 60 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो 6 एग्जैक्ट नहीं आकर के 6 से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा। अब आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 6 से थोड़ा सा पास में है यानी उससे कम है, तो आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है 5.9। इसका मतलब पूरा कैलकुलेशन करने की कभी कभी जरूरत भी नहीं होती है, आपको ऑप्शंस को चेक करना है, दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, दिमाग खुला रखना है, आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इस सीरीज को आप एंजॉय कर रहे होगे, अच्छे से अच्छा कुछ सीख रहे होगे। और अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी मिलते हैं। लाइक कर दिया करो आखिरी में वीडियो को पूरा देखने के बाद, तो कमेंट भी करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।